नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार आपको 10th और 12th के जो बायोलॉजी है और अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हम आप 10th की जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है चैप्टर 7वां उसमें बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से तो पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हों वो यथाशीघ्र आपको दोस्तों मिल सकें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमें आज को क्या देखना है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक स्लाइड इसमें कंप्लीट हो चुकी थी और इसमें आपने देखा था कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बारे में एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात हुई थी। फिर लघुत्तरी जो प्रश्न हैं उनकी भी बात हमने किया था। उसमें एक स्लाइड दोस्तों हमने आपको और बनवाया है, उसी की चर्चा आज हम आप करेंगे। तो ये है प्रश्न आपका जो कि सिलेक्ट किया गया है। प्रश्नों का क्रम जो कि मुझे आवश्यक लगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया था पिछली बार भी और इस बार भी। आप थोड़ा सा देखें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 2 जो है यह सेलेक्ट किया गया है और इसमें जो है पहला प्रश्न 4 प्रश्नों के रूप में आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पहला ही प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है? प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। यानी पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब अगला प्रश्न है तिरसंलयन क्या है, अगला है विखंडन क्या है और आप कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं। तो 1 बाय 1 सबके बारे में देखते हैं। पहला है प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भाग। तो अगर हम बात करें दोस्तों पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में, तो पुष्प के विभिन्न भागों की बात अगर हम करें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? आपको हमने कल ही बता दिया था या पिछले लेक्चर में ही बताया था। क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और बच्चों गायनीसियम। ये 4 नाम हैं इंग्लिश में। हिंदी में इन्हीं नामों को देख लीजिए। हमने आपको बताया था वाहदल, उसके बाद फिर दोस्तों है दल चक्र, उसके बाद फिर है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब क्या है? पुमंग। और लास्ट आपका है गायनीसियम, जिसे आप नाम देते हैं क्या? जायांग। जायांग, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 ऐसे भाग हैं जो फूल में पाए जाते हैं, आप उसमें पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे पुष्प में पाए जाएंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ हों। अगर मेल अलग है फीमेल अलग है तो इसके कुछ पार्ट अलग हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि सारे एक ही में पाए जाएं। यूनिसेक्सुअल बाईसेक्सुअल के बेसिस पे फ्लावर्स के पार्ट क्या है, अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पोर्शन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है देखिएगा। दिया है त्रिसंलयन। इसी को कहते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन। त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें आपको कई चीजें आपको स्पष्ट कर लेनी है। क्या? हमने आपसे कहा था जब मेल न्यूक्लियाई जो होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहां आपको हमने बताया था अंदर की तरफ यहाँ 3 न्यूक्लियाई, बीच में 2 एक पोलर न्यूक्लियाई था और यहाँ 3 से
ठीक है। इसमें आप देखते थे कि 7 सेल यानी कोशिका और 8 केंद्रक, यह स्थिति आपको दिखाई देती थी। अब इसमें जो है बच्चों आपको ध्यान ये देना है क्या कि यहां जब ग्रो अप करता है पॉलन ट्यूब, तो यहां 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। एक वेजिटेटिव होता है, एक जनरेटिव होता है, एक कायिक होता है, एक जननिक होता है। जो जननिक होता है वही 2 भागों में बढ़ जाता है और 2 न्यूक्लियाई होता है, जिसे मेल 2 न्यूक्लियाई के बेसिस पे जानते हैं। उनमें से एक क्या करता है मेरे बच्चों, एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और जो दुबटा हुआ दूसरा होता है वो आकर के एग सेल से फ्यूज करता है। ये एग सेल है बीच में। तो इस तरह से इसमें जो है फ्यूजन 2 बार होता है। इसी कंडीशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक कंडीशन इसमें दोस्तों आपको और मिली क्या, यहां जो था ये पोलर न्यूक्लियाई था, इसमें यन पहले से ही था, डबल यन, और एक यन इसके थ्रू आकर के जुड़ जाता है तो ये हो जाता है यन ट्रिपल, और इसी को कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। यानी यन का कंडीशन का 3 बार जुड़ करके 3n बनाना ही क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। बच्चों आपको बता दें जो पोलर न्यूक्लियाई है वह एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो कि पोषण का काम करेगा। इस चीज़ का आप याद रखेंगे कि पोषण के काम में क्या करेगा, वो सहभागिता रखेगा। कौन, पोलर न्यूक्लियाई से बना हुआ एंडोस्पर्म, जो कि बनता कैसे है, ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनता है मेरे बच्चों। तो ट्रिपल फ्यूजन ज्यों ही हुआ आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है वह काम करना शुरू कर देगा एंडोस्पर्म की तरह, और एंडोस्पर्म का मेन काम है डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो पोषण देने का जो काम है एम्ब्रियो को वह यह करेगा, उसी में ये क्या करेंगे, सहभागिता निभाएंगे, साथ देंगे। आगे बढ़ें। ट्रिपल जो संलयन है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। विखंडन क्या है, इसके प्रकार बताइए। विखंडन क्या है मेरे बच्चों, आपको बताना है। विखंडन का दिया है आपको, उस दिन हमने लेक्चर में बताया था। विखंडन का मतलब होता है फिजन। फिजन का मतलब 2 भागों में टूटना था या बहुत के भागों में टूटना था। विखंडन 2 तरह का था। कौन सा, 2 भागों में टूटने को क्या कहते थे, दोनों चीजें हमने बताई हैं, आपको याद होना चाहिए, बहुविखंडन और द्विविखंडन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। विखंडन यहां देखिए दिया भी गया है। विखंडन एक लिंगी जीवधारी के 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं में टूटना है। तो इसी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, इसको वहां देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, आप कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं। कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, तो यहां देखिएगा, कायिक प्रवर्धन पादप जनन की वह विधि है जिसमें बीजों के अतिरिक्त अन्य पादप अंगों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है मेरे बच्चों। तो याद रखिएगा, अन्य पादप अंगों का उपयोग। तो ध्यान रखिएगा, अन्य पादप अंगों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, इस तरह के अन्य जो भाग हैं वह रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। तो उम्मीद है ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा। पहला दिया है पुष्प क्या है, पुष्प को डिफाइन करने को कहा है। ठीक है, फिर दिया है नर पुष्प अंग और मादा पुष्प अंग के बारे में थोड़ा बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन की किन्हीं 2 कृत्रिम विधियों का वर्णन करना है, और फिर दिया है 2 लिंगी पादपों के नाम बताने हैं। ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, बस ये आप स्टडी करते रहें
तब ये आपके लिए आसान हो पाएगा। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है पुष्प क्या है। देखिए उत्तर में दिया गया है पुष्प रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन करने के लिए विशिष्टीकृत है। क्या मतलब? पुष्प क्या है? रूपांतरित तना होता है मेरे बच्चों, तरह का रूपांतरण होता है, याद रखेंगे। तने का रूपांतरण ही क्या कहलाता है मेरे बच्चों? पुष्प कहलाता है। तने का रूपांतरण क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। अब ये जो पुष्प है वह मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम तो है, साथ ही साथ यह जो है मेल या फीमेल या दोनों संरचना को अपने अंदर रखता है, जिससे कि जो जनन की प्रक्रिया है वह पॉसिबल हो पाती है। तो फूल जो है एक विशिष्टीकृत भाग है, यह भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी। अगला पोर्शन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न का नाम लिखिए, नर पुष्प अंग और मादा पुष्प। ठीक है, नर पुष्प अंग कौन सा है और मादा पुष्प अंग कौन सा है, इसके बारे में मेरे बच्चों आपको बताना है। अगर हम बात करें सेकंड की क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अगर हम नर पुष्प की बात करें, नर पुष्प अंग की हम बात करें तो आप जानते हैं पुंकेसर एक नर पुष्प अंग है जो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको मिलता है। ठीक है ना? वहीं अगर हम नर की जगह मादा पुष्प अंग की बात करें तो उसमें आता है क्या? उसमें मेरे बच्चों आता है स्त्री केशर, कह सकते हैं उसे आप। और जो स्त्री केशर होता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर लिए हुए आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके सामने रहे। अगला प्रश्न पूछा है क्या? कायिक प्रवर्धन किन्हीं दो कृत्रिम विधियों का नाम लिखिए। अब एक मामला आ रहा है कि कायिक प्रवर्धन, दूसरा है कृत्रिम विधि। आप देखेंगे कायिक प्रवर्धन क्या है पहले समझिएगा। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है अगर पादप या प्लांट के जो बीज छोड़ करके किसी भी हिस्से से पौधे का जन्म हो जाए या बना लिया जाए या ग्रो अप हो जाए, तो ये क्या है? कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। दूसरी चीज दिया है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि से क्या मतलब है दोस्तों? कृत्रिम विधि का मतलब होता है जिसमें मानव इंटरफेयर करे, मनुष्य का इसमें हस्तक्षेप हो। तो आप देखते हैं मनुष्य क्या करता है, पौधों को कटिंग के द्वारा, जिसे आप देखेंगे गुलाब वगैरह लगाया जाता है, गुड़हल लगाया जाता है कटिंग के द्वारा, या दाब कर लगाना। ठीक है, कटिंग में क्या करते हैं, प्लांट के सेक्शन को काट करके ये वाला पोर्शन कहीं और लगा देंगे, वो नया प्लांट बन जाएगा। और दाब लगाने में कहते हैं क्या कि जमीन के नीचे ऊपरी सतह पे जमीन के स्टेम को फैला करके इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, और जब यहाँ जड़ें आ जाती हैं तो ये पोर्शन अलग करके नया पौधा क्या करते हैं, ग्रो अप कराने के लिए नई जगह लगा देते हैं। तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं जो कृत्रिम है, मानव द्वारा की जाती हैं, उनकी चर्चा आपको यहाँ करनी थी। बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन, द्विलिंगी पादपों के नाम लिखिए। मामला था द्विलिंगी। अब द्विलिंगी का मतलब है क्या? बाइसेक्सुअल,
बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा क्या, मेल और फीमेल दोनों तरह के क्या होंगे, जो फ्लावर होंगे वो सेपरेटली आपको दिखेंगे। इसे आप डायोसियस कह सकते हैं। डाई यानी दो, सीएस यानी बॉडी। यानी मेल और फीमेल जो होगा, नर और जो मादा होगा, वह अलग अलग पौधों पे होगा। उस आधार पे इनको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों एक ही पे हो। मेरे से हो रहा था गलत, यहाँ दोनों क्या होंगे, एक ही पे होंगे। मैंने एक बार समझाया है आपको, यानी मेल और फीमेल जो फ्लावर होंगे वो एक ही पे हैं, बोथ आर ऑन सेम प्लांट। ठीक है, गलत हो रहा था, एक ही पौधे पे अगर है बच्चों को। एक्चुअली यहाँ जो है दो एक लिंगी दिखा है, एक हमने नहीं देखा, और इस एक को ना देखने से गलती हो रही। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखा हूं, दो एक लिंगी पूछा है, द्विलिंगी नहीं पूछा है। ठीक है, हमने द्विलिंगी समझ लिया था, तो इसे देख लीजिए, द्विलिंगी कोई दिक्कत नहीं है। द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही पौधे पर एक ही फ्लावर के अंतर्गत हों, तो उसे हम कहते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। अब जो ही बाइसेक्सुअल कहेंगे, यहां दो बॉडी की बात नहीं आएगी, यहां क्या हो जाएगा, एक बॉडी की बात होगी, तो यह मोनोसियस होगा। मोनोसियस। ठीक है, तो अब सही है, द्विलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी दोनों तरह का, मेल फीमेल दोनों फ्लावर एक ही में हो, और इसमें मोनासियस की बात आएगी। ठीक है, अब वहीं एक लिंगी की बात इन्होंने पूछा है, थोड़ा एक लिंगी की बात देखिएगा मेरे बच्चों। एक लिंगी में आप देखेंगे, एक जो लिंगी है, एक लिंगी जो पौधा है, उसमें जो होगा मेल या कह दें नर, और फीमेल कह दें मादा, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग फ्लावर के रूप में अलग अलग प्लांट पे हो सकते हैं, या एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर पे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक लिंगी कहलाएंगे, एक में मेल होगा फ्लावर, एक में फीमेल होगा। तो ऐसे बात करें तो इसका उदाहरण पपीता और कद्दू जैसे प्लांट हो सकते हैं। इनमें जो है मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। उम्मीद है मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5वां आपको दिया गया है, कटिंग, कलम लगाना है ना, पैबंद लगाना, रोपण, अनिषेक जनन। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसको ध्यान से देखें और समझ लें। देखिए लिखा गया है कलम लगाना, कटिंग करना। अभी हमने कहा था कि पहला प्रश्न है कटिंग से, तो तना हुआ, जड़ हुआ, पत्तियां हुआ, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मृदा में लगाने के बाद अगर नया पौधा जन्म ले नया पौधा बन जाए तो ये कटिंग लगाना हुआ। ठीक है, आगे दिया है पैबंद लगाना या रोपण करना, ग्राफ्टिंग। जो लोग ग्रामीण अंचल से हैं उन्होंने देखा होगा, गांव में गन्ने की बुआई इसी माध्यम से की जाती है। उसमें क्या करते हैं भाई,
जिसमें एक पौधे का छोटा सा वायवीय भाग अन्य संबंधित पौधे के आधारी भाग से जोड़कर नए संयुक्त सदृश का निर्माण किया जाता है। नहीं बच्चों, रोपण यहाँ नहीं है, वो वहाँ रोपण एक विधि कह दी जाती है, बट रोपण यहाँ नहीं है, ठीक है। वो धान की खेती के लगाने के बेसिस पे रोपण नाम दिया जाता है, गन्ना इसमें नहीं आएगा, उसमें कटिंग वाला आएगा गन्ना, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा रोपण या ग्राफ्टिंग है क्या, उसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे ऊपर तने वाला हिस्सा होता है और नीचे जड़ वाला, ठीक है। इसमें ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन दोनों अलग अलग होता है, दोनों को लेकर के ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करके इस पे रस्सी आदि मोम लगा करके लपेट करके इसको पैक कर देते हैं, ये दोनों आपस में भविष्य में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक नया प्लांट बनता है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसे पौधे जिनकी जड़ें इस तरह के एडाप्टेशन में न हो, न ढली हों, गर्मी वाले पौधे हों और ठंड वाले प्रदेशों में उनको लगाना हो, तो किसी एक का जहाँ डेवलप्ड रूट उनका हो, उस रूट का उपयोग कर लिया जाता है। मान लीजिए कि आप जो है उत्तर प्रदेश या यूपी में लगाना चाह रहे हैं पौधे को, है ना, और ला रहे हैं आसाम वगैरह से, तो यहाँ की जो जड़ें होंगी वो यहाँ एडाप्ट की होंगी, उन जड़ों में तने वाले हिस्से को वहाँ के पौधे का ला करके फिट कर देंगे, और अगर वो एडाप्ट कर जाता है यहाँ, तो होगा क्या कि यह जो है वैरायटी इनसे भोजन लेती रहेगी और नया पौधा आपको, नया जो फल होगा वो जो है तने के आधार पे आपको देती रहेगी। आपने देखा होगा कि एक ही पुष्प में ढेर सारे रंग के फ्लावर आपको मिलते हैं, ऑर्नामेंटली आपको दिखाए जाते हैं मार्केट में, वह इसी ग्राफ्टिंग विधि की सहायता से ही बनाए जाते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अगला है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। अब अनिषेक जनन क्या है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अंडे के बिना निषेचन से जीवधारी का विकास हो जाना, यानी अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो ही ना, निषेचन हो ही ना, और उससे जीवधारी का विकास हो जाए, प्लांट बन जाए या जंतु कोई बन जाए, तो उस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। यानी बिना निषेचन के ही, यानी बिना, विदाउट, बिना निषेचन के ही क्या है, जनन प्रक्रिया से जीव का बन जाना अनिषेक जनन कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए। मूलांकुर तथा प्रांकुर को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों इसकी भी बात आपसे आराम से हो सकती है। आपने देखा है मटर या चने का इस तरह का पौधा, वो बीज, और उस बीज में आपको मिलेगा क्या, आप देखेंगे इस तरह से बीज ग्रो अप करता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ मूव आउट करता है, दूसरा छोटे छोटे इस तरह से रूट में, ये देखिए लीफ वाला, ये कॉटिलिडान की बात है ना, दोनों कॉटिलिडान है। तो अगर हम बात करें बीज के उगने की, तो जब बीज उगता है तो इस तरह से उगता है। आपने अंकुरित बीज को जरूर देखा होगा। तो अंकुरित बीज में अंकुरण के पश्चात दो भाग बन जाते हैं। एक होता है मूलांकुर, क्या है मूलांकुर, और मेरे बच्चों इन्हीं मूलांकुर से क्या बनता है, जड़ बनती है। और दूसरा हिस्सा है प्रांकुर, और इसी प्रांकुर से मेरे बच्चों क्या बनता है,
तना बनता है, जिसे आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं बताएं? प्ररोह नाम देते हैं मेरे बच्चों। तो ये चीज होती है, यहां देखिए दिया गया है मूलांकुर भ्रूणी शीर्ष है जो बीज के अंकुरण के पश्चात पादप जड़ तंत्र बनाता है, दूसरी ओर प्लांकुर भ्रूणी प्ररोह है जो बीज के अंकुरण के पश्चात प्ररोह तंत्र का बनाता है। तो ये आपका मैटर ऐसे हो गया। ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज लिखें, जरूरी ये है कि जो लिखें वो सही हो और आपकी अपनी लैंग्वेज हो, और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां तक मामला क्लियर है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों। यहां देखिए दिया गया है यौनारंभ क्या है, रजोनिवृत्त क्या है, अंडोत्सर्ग क्या है, मानव तथा नर व मादा प्राथमिक लिंग के बारे में यहां डिस्कस करना है। तो पहले बात करते हैं यौनारंभ या पबर्टी क्या है। यह मेल और फीमेल दोनों की बात की जाती है, लेकिन स्पेशली फीमेल बॉडी में इसको कंसीडर किया जाता है। यह वह अवस्था है जिस पर जननांग क्रियात्मक हो जाते हैं, जनन युग्मक तथा लिंग हार्मोन्स का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं, नर तथा मादा लैंगिक रूप परिपक्व हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यौना आरंभ का मतलब होता है चाहे मेल हो या फीमेल, उसमें रिप्रोडक्टिव या जनन की जो शक्ति है, क्षमता है, उसका विकसित हो जाना। तो वह जीवन के एक ऐसे काल या पीरियड में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग होती है, यानी ज्यों ही आप किशोरा अवस्था से आगे बढ़ते हैं, आपको देखेंगे कि इस तरह की जो यौनारंभ की प्रक्रिया है वह आपके शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में शुरू हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो फीमेल हो। उनमें जो मेल होगा उसमें स्पर्म का बनना और सेकेंडरी कैरेक्टर्स दिखाई देना, यानी दाढ़ी मूछ इस तरह की चीज़ें आ जाना। और जो फीमेल बॉडी है उसमें आप देखेंगे आवाज़ का पतला होना और मासिक क्रिया धर्म जो है, रजो धर्म जो कैसे कहते हैं आप, वो प्रक्रिया शुरू हो जाना एमसी साइकिल के बेस पे। तो ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है जो कि यौनारंभ या पबर्टी को शो करता है। आगे बढ़िए, अगला है रजोनिवृत्त, मेनोपॉज। रजोनिवृत्त स्त्री में मासिक धर्म पूर्णतः रुकने की स्थिति को हम नाम देते हैं रजोनिवृत्त। नेचर भी कमाल की चीज़ है मेरे बच्चों, उसने सेट करके रखा है कि विद इन पीरियड अगर आप बच्चों के बारे में सोच पाते हैं, बच्चे चाहते हैं तो मे भी हैं, एक निश्चित पीरियड बाद यह प्रोसेसिंग क्या होगी, ऑटोमेटिक बंद कर दी जाती है नेचर के द्वारा। उसी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे मोनोपॉज या रजोनिवृत्त। इसमें क्या होगा, इसमें जो फीमेल बॉडी है उसमें जो मासिक क्रिया है, ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, एमसी साइकिल रुक जाती है और ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग और मासिक चक्र रुकने का बस इतना सा मतलब है कि उसमें एग सेल्स जो बनती हैं यूट्रस में, सॉरी ओवरी में, तो उसमें क्या होगा, अंडाशय जिसे आप कहते हैं, उसमें एग का बनना बंद हो चुका होगा। तो ना एग बनेगा ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी प्रक्रिया में आप देखेंगे रजोनिवृत्त कहलाती है, यानी मासिक धर्म पूर्ण रूप से वहाँ क्या होगा, फीमेल बॉडी में बंद हो जाएगा। और एक अच्छी एज आप मान के रखिए 50, 55, 60 तक की कहानी आप देखें में फीमेल बॉडी में दिखाई देती है। आगे देखिए, आगे है अंडोस्वर्ग, ओव्यूलेशन। आपसे हमने बताया था ये गर्भाशय का हिस्सा है, ये ओवरी है और यही है मेरे दोस्तों फैलोपियन ट्यूब।
यही जो फैलोपियन ट्यूब है, यही क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है या अंडे का छोड़ना किया जाता है, छोड़ा जाता है अंडे को, यहाँ ओवरी में बनता है और डिस्चार्ज होता है आकर के एक कहाँ, यहाँ पहुँचता है, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और यहीं आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसे आप फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं, वह संपन्न होती है। तो इस प्रक्रिया में आप देखेंगे यहाँ संपन्न हो जाएगी। यहाँ दिया गया है अंडाशय के ग्रफियन पुटिकाओं से अंडाणु का निरोचन या अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो अंडाशय यानी ओवरी वाले हिस्से से एक सेल्स होती है जिसको ग्रफियन पुटिका नाम देते हैं, उनमें से एक एक करके पुटिकाएं मैच्योर होती हैं और मैच्योर होकर के एक का क्या करती हैं, निर्माण करती। अगला प्रश्न, मानव नर तथा मादा प्राथमिक लिंग क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो नर में मेरे बच्चों विषण जिसे आप टेस्टिस कहते हैं और मादा में अंडाशय जिसे आप ओवरी कहते हैं। यह क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो याद रखें, प्रश्न की प्रकृति को समझें और उत्तर भी ऑन द पॉइंट दें। पॉइंट्स को ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चंस 12वां मैंने आपको समझाया है, ये फिर एक बार आपके सामने आ गया है, तो इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। डीएनए प्रकृति का प्रजनन क्या महत्व है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति है उसके प्रजनन में महत्व की बात कर रहे हैं। तो प्रजनन की मूल घटना है कौन, डीएनए में क्या होता भाई, डीएनए की दो प्रतिकृति तैयार करना, प्रतिलिपि होती है, फोटोकॉपी तैयार करना होता है। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं जिससे कि डीएनए दो प्रकृति की बन जाती है, यानी दो फोटोकॉपी तैयार हो जाती है डीएनए की। इन प्रतिकृतियों अलग होने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रजनन में दो कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति की आवश्यकता होती है। यानी जब तक डीएनए का फोटोकॉपी न बन जाए तब तक जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे कोई जा पाएगा डीएनए, है ना। तो डीएनए की फोटोकॉपी जो है बनना जरूरी है। तो उसके महत्व की बात कर रहा है कि डीएनए का फोटोकॉपी होना या प्रतिकृति बनना प्रजनन के लिए कितना आवश्यक। तो भाई अगर नहीं बनेगा तो उसी से तो इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो अनुपस्थित रहेगा तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ यह समस्या आपके सामने आ जाएगी। बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन आपके सामने है, दिया गया है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बेसिस पे आपको बताना है स्वपरागण और परपरागण। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर क्या है। एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का समान या आनुवंशिक रूप से समान पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना स्वपरागण कहलाता है। मतलब उस पौधे का ही जो पुष्प है उसका मेल भाग फीमेल भाग से अटैच्ड कर जाए, या मेल रिप्रोडक्टिव जो मटेरियल है गैमीट है वो फीमेल तक अटैच्ड हो जाए, तो उसे आप सेल्फ कहते हैं। लेकिन एक पुष्प का जो परागकोश है परागकणों का आनुवंशिक रूप से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। मतलब कि उसी पौधे का एक पौधे का मेल या फीमेल कुछ भी दूसरे पौधे के उसी जाति के फीमेल या मेल पुष्प के साथ अगर अट्रैक्शन करता है, रिप्रोडक्शन बिहेवियर करता है, तो परपरागण है। साथ ही एक ही पौधे के दो अलग पुष्पों में भी परपरागण की घटना होती है। ठीक है, यह वाय परागण की आवश्यकता नहीं होती इसमें। स्वपरागण में यानी सेल्फ हो जाता है। इसमें वाह्य परागण जल या पक्षी कीट जंतु आदि इन तरह की जो कैरियर है उनकी आवश्यकता पड़ती है। स्वपरागित पौधे संततियों में से विविधता उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि परपरागण से क्या होती है, संततियां विभिन्नता के रूप में आती हैं। मतलब उसमें अलग क्वालिटी भी आपको डेवलप होती दिखाई देगी। अगर सेल्फ की बात करें तो गेहूं हुआ, धान हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, मूंगफली हुआ, टमाटर हुआ, इनमें
स्वपरागण जबकि मक्का हुआ, बाजरा हुआ, गोभी हुआ, खीरा, सलजम, सेब, केला, इसमें क्या होता है, पर परागण होगा। उदाहरण जरूर दीजिएगा और याद भी रखिएगा। क्लियर है? आगे चले मेरे बच्चों। इसमें कह रहा है कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। क्यों? कायिक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनकी जड़, तना या पत्तियों में नए पौधों को उगाने की क्षमता हो। याद रखेंगे, सभी पौधे में नहीं है। ठीक है। आगे, कुछ पौधों में बीज नहीं होते हैं। ऐसे पौधे केवल कायिक जनन के द्वारा ही उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन बीज रहित पौधों के उगाने तथा संभावना बनाते हैं, जैसे केला हुआ, नारंगी हुआ, गुलाब हुआ, जास्मिन हुआ, गन्ने हुए। इन सब में बीज नहीं पाए। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाया जाता है उनको कैसे बनाया जाएगा? उनको इसी माध्यम से बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले पोर्शन की तरफ हम बढ़ें इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले पोर्शन की। तो अब यहाँ आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।